तो हेलो डॉक्टर में आज हम फोकस कर रहे हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर, और इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ दो डॉक्टर्स मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु महेश्वरी, नमस्कार, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्नेहा, नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल। यहाँ पर तो हम बात करते हैं कि जब भी एक महिला गर्भ धारण करती है तो तभी से दो जिंदगियों की शुरुआत हो जाती है। एक वो नन्हा बच्चा जो कि उस महिला के गर्भ में है, और साथ ही वो महिला जो माँ के रूप में नया जन्म लेती है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन दोनों को सही देखभाल मिल सके। तो वो सही देखभाल कैसे मिले, आज इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, थोड़ा गहराई से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर स्नेहा, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जब एक महिला कंसीव करती है, गर्भ धारण करती है, तो तभी से उसको किन चीज़ों के लिए तैयार हो जाना चाहिए और किन किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? जब भी महिला गर्भ धारण करती है या करने की प्लानिंग करती है, आजकल तो समय आ गया है कि गर्भ धारण से पहले की प्लानिंग पर भी लोग ध्यान देते हैं। तभी से उनको कुछ टैबलेट्स है, कुछ विटामिन्स है, फोलिक एसिड की टैबलेट्स है, वो लेनी चाहिए। और गर्भ धारण जैसे ही होता है उनको अर्ली रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, हॉस्पिटल, अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाके रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उनको फोलिक एसिड की टैबलेट्स फर्स्ट 3 मंथ्स लेनी चाहिए। उसके बाद आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट चलती है। उसके बाद टीडी का इंजेक्शंस उनको लेना पड़ता है। और समय समय पर जो जहाँ पे हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराना है वो उनको समय समय पे जाके कराना चाहिए। और रूटीन इन्वेस्टिगेशन, जितने लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो कराने चाहिए, ताकि वो जो भी अर्ली कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन के डिटेक्शन हम पहले ही कर सकें, ताकि उनका अच्छे से ये चल सके। इसका मतलब बहुत ज़रूरी है कि अगर शिशु स्वास्थ्य चाहिए तो माता सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे। लेकिन डॉक्टर अनु, ब्रेस्ट फीडिंग पर बहुत अवेयरनेस हुई है गत वर्षों में। एक बार फिर से दूरदर्शन के व्यूअर्स के लिए बताइए, स्तनपान क्यों ज़रूरी है? स्तनपान बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे नेचुरल कोई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अगर उसको आप माँ के पेट पे रखिए तो उसका नेचुरल रिफ्लेक्स होता है, इट क्लाइम्स टुवर्ड्स द मदर एंड इट अटैचेस टू द ब्रेस्ट। सो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो टैबू है उसको एक तो थोड़ा कम करना है कि ब्रेस्ट फीड नहीं करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि वो बहुत ही नेचुरल, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। प्लस जो मिल्क होता है वो सिर्फ एक फूड नहीं है, इट इज़ अ लाइव कंपोनेंट। उसमें कीटाणु से लड़ने की शक्ति रहती है, प्रोटीन्स रहते हैं, गुड क्वालिटी आयरन रहता है। हालांकि आयरन कम होता है ब्रेस्ट मिल्क में गाय के दूध के मुकाबले, लेकिन अब्जॉर्प्शन बेटर होता है। दैट आयरन एंड दैट एंटीबॉडीज एंड जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, दे आर मेड फॉर ह्यूमन बींग्स, they are not made for others. So it's a very और आप कह रहे हैं न्यूट्रिशन के साथ साथ एक जो बॉन्ड मदर और चाइल्ड का बनता है, मदर एंड चाइल्ड बॉन्ड, that is the most purest kind of love that the mother has for the child, and this bonding is done best when the mother is breastfeeding, because that's an isolated टाइम जो मदर को बेबी के साथ मिलता है। मदर एंड चाइल्ड केयर पर हम आज बात कर रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं इस विषय से जुड़े तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपका जवाब देंगे। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। दिल्ली का STD कोड है 011 और नंबर है 23097532। तो डॉक्टर स्नेहा, जैसे इस बार की थीम है क्लोजिंग द गैप, तो आखिरकार कारण क्या रहते हैं, क्यों गैप रहता है? जब ब्रेस्ट फीडिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है तो कोई माँ जो अपने बच्चे को इतना प्यार करती है ब्रेस्ट फीड क्यों नहीं कराएगी? बहुत बार ये देखा गया है कि जो वर्किंग मदर्स है वहाँ पे ऐसे माहौल नहीं मिल पाते कि वो ब्रेस्ट फीड करा पाए। और फिर जैसे स्कूल्स, उनको बहुत जल्दी आ जाना पड़ता है, अपने कार्यस्थल पे आ जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती है। तो एक तो हमें समुचित माहौल देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, ताकि हर जगह ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा सके। और बहुत बार ये भ्रांतियाँ पाई जाती है महिलाओं में कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से हमारा बॉडी ख़राब हो जाएगी, हमारी फिगर ख़राब हो जाएगी,
जाएगी। पर मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मिथ्या है। इवन ये रिसर्चेस से ये पता चला है कि इसके ब्रेस्ट फीडिंग कराने से महिलाओं का वेट लॉस बहुत जल्दी होता है और वो अपने प्री प्रेगनेंसी वेट को बहुत जल्दी पा सकती है। जी, यानी कि ये जो मिथ हैं इनको दूर करना है और आज हम इन्हीं मिथ्स को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं एक प्रेग्नेंट लेडी की, तो प्रेग्नेंट लेडी जब डिलीवरी कर देती है, ठीक है, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक का टाइम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके इन लॉज कुछ कहते हैं, देन आपकी मदर कुछ और कहती हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ और कहते हैं। तो वो जो मिथ्स है कि आपको ये नहीं खाना है, आपको नहाना नहीं है, आपको ब्रश नहीं यूज़ करना है, तो इनको कैसे इनको दूर करें आप? सही मायने में इसको आप अगर आप समझा सकें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी कोई पैथोलॉजिकल चीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस है। ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी रूटीन लाइफ, जो भी रूटीन लाइफ चल रही है वो रूटीन लाइफ आपको वैसे ही चलानी है। एक्सेप्ट आपको ध्यान रखना है अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स का, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त हमारे खान पान की ज़रूरतें बढ़ जाती है। हमें 350 किलो कैलोरी रोज़ एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस वजह से अपने खान पान, अपने दिनचर्या पर ध्यान, हेल्दी लाइफ स्टाइल जब भी आप रखोगे हमेशा ही आपको उससे फ़ायदा ही होता है। इस समय हमारे कॉलर हैं डॉक्टर अनु, प्रदीप जी हैं फ़ोन लाइन पर, नियमित हमारे कॉलर। डॉक्टर प्रदीप, गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। आवाज़ आ रही है क्या अमित भाई? जी आ रही है। अच्छा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ये बताइए, ऐसा देखा गया है कि कुछ महिलाओं में जो लैक्टेशन है वो प्रॉपर होता है और कुछ महिलाओं में लैक्टेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो जिनमें नहीं होता है वो 1-2 अटेम्प्ट के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग के 1-2 अटेम्प्ट के बाद बच्चों को दूध पिलाना अवॉइड करती हैं। बाकी हेल्थ कॉसेज और फिगर कॉसेज वगैरह उन महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आजकल सब लेडीज अवेयरनेस आ गई उनमें। तो इसका क्या कारण होता है? लैक्टेशन प्रॉपर होता है, लैक्टेशन प्रॉपर नहीं होता, इसका क्या कारण है? दूसरी बात, जो बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर होती है उनकी ग्रोथ और जिनकी नहीं होती है उनकी ग्रोथ में क्या फर्क होता है? थैंक यू। थैंक यू प्रदीप जी फॉर द वंडरफुल क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब माँ बोलती है कि मुझे दूध ठीक से नहीं आ रहा, वो दूध की प्रॉब्लम नहीं रहती है, वो मानसिक फीलिंग होता है उसको कि दूध कम है। क्योंकि हमें उसको सबसे पहले जो दूध को कम करता है वो है एंग्जाइटी। तो मदर की एंग्जाइटी कम करना कि नहीं बच्चा ठीक है। कई बार बच्चे बीमार होते हैं, नर्सरी में चले जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम माँ को सपोर्ट करें, उसकी एंग्जाइटी कम करें। एंड जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जैसे हम मालिश कराते हैं मदर की एंड बेबी की, मदर की मसाज इज साइंटिफिकली प्रूवन कि वो मिल्क फ्लो को बढ़ाती है। सो एंग्जाइटी कम करना है, उसको टेंशन नहीं देना है एंड उसको माहौल, जैसे भावना जी ने बोला कि एक माहौल प्रोवाइड करना है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बच्चे के लिए बना होता है, इट इज़ टेलर मेड। प्री टर्म बेबी होगा तो वो उसके लिए मिल्क बना होगा, टर्म बेबी होगा तो वो उसके लिए मिल्क बना होगा। और एज फार एज ग्रोथ इज कंसर्न, ग्रोथ तो ब्रेस्ट फेड बेबीज आपने देखे हैं कि 8-9 महीने के जो शिशु होता है वो कितना प्यारा गोलू गोलू सा होता है, सबको पसंद आता है। वो ब्रेस्ट फेड बेबीज ही ऐसे होते हैं। और दूसरी बात ये कि आई थिंक आजकल के जो पेरेंट्स इतने कॉम्पिटिटिव हैं कि हमारे बच्चे ये करे वो करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एंकर्स बने। सो 30 IQ पॉइंट्स आर मोर बिटवीन फॉर्मूला फेड एंड ब्रेस्ट फेड बेबीज। सो IQ भी बच्चों की इम्प्रूव होती है। सो बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करें और सपोर्ट करें मदर्स को। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर, जब ब्रेस्ट फीडिंग की बात आती है तो एक इशू और आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर ब्रेस्ट को ठीक से चेक नहीं किया गया है तो इशू आ जाता है। तो जब हम एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो किस तरीके के चेकअप्स होते हैं और क्या चीज़ें चेक की जाती है ताकि आगे चल के ब्रेस्ट फीडिंग में इशू ना आए? बिल्कुल, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जब भी जाइएगा तो अपार्ट फ्रॉम योर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और अदर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, आपके ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी एक एसेंशियल क्राइटेरिया है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि जो ब्रेस्ट अगर प्राइमरी मतलब कि जो पहली बार माँ बनी है उनमें तो ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है कि जो निप्पल्स हैं वो इवर्टेड होने चाहिए, निप्पल्स प्रोजेक्टेड होने चाहिए, ताकि जब बच्चा जन्म ले तो मिल्क सिक्रीशन जल्दी हो जाए और वो सकिंग
फीडिंग उसमें अच्छे से डेवलप हो जाए। इसलिए हर बार ये ज़रूरी होता है कि निपल्स और ब्रेस्ट की कंडीशन चेक कर ली जाए ताकि वो ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत ना आए। जैसे आज हम ऑटिज्म पे भी बात कर रहे थे और हमारे मेहमान बता रहे थे कि जो चाइल्ड ऑटिज्म से प्रभावित है शायद उसमें सकिंग रिफ्लेक्स नहीं होगा, तो क्या माँ या फिर पीडियाट्रिशियन इन लक्षणों को जल्दी पहचानते हैं? एब्सोल्युटली, ऑटिज्म ऐसा नहीं है कि हो सकता है ऑटिज्म बढ़ भी रहा हो, हमें अभी बहुत अच्छे से नहीं पता है। मेजर रीजन ये भी हो सकता है कि हम उसको पकड़ रहे हैं। अभी हमारे पास स्क्रीनिंग टूल्स हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जिसको हम यूज़ करके बच्चे को डायग्नोज कर सकते हैं। इनफैक्ट सबसे अर्ली, आई थिंक वी आर ऑल मदर्स, हमने सब बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड किया है। जब भी बेबी एंड मदर ब्रेस्ट फीड करते हैं, भावना जी आपने भी नोट किया होगा कि बच्चा माँ की तरफ देखता है। अगर माँ जैसे दूध पिलाते पिलाते टीवी की तरफ देखे तो बच्चा माँ के गाल को फोर्स करके कि नहीं आप मुझे देखो, तो दैट बॉन्डिंग दैट इज नॉट देयर इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। ये जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म वाले वो नजर नहीं मिलाते माँ से, तो ये एज अर्ली एज 3 to 4 months जब बच्चे को यू विल कम टू नो, एंड अ गुड पीडियाट्रिशियन जिसने को पता है कि ये साइंस होते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम इनको 2 साल से पहले पकड़ें। एंड ब्रेस्ट फीडिंग एक ऑटिज्म के लिए प्रोटेक्टिव मेजर है, क्योंकि ऑटिज्म एक मेंटल इलनेस नहीं है जैसे डॉक्टर सत्येंद्र जी ने आपके पिछले सेगमेंट में बताया, इट इज ऑल्सो एन इम्यून प्रॉब्लम भी है। आजकल ये इम्यूनिटी का रोल बहुत है, तो एज वी नो ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्यून बूस्टिंग, सो इट डज हैव प्रोटेक्टिव भी होता है ऑटिज्म। यू आर अ गुड पेडियाट्रिशियन। आई थिंक आई एम। आई थिंक ब्रेस्ट फीडिंग में क्या टंग टाई का भी इशू आता है क्या? उस वजह से भी दिक्कत होती है? टंग टाई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। बहुत बार पेरेंट्स आते हैं हमारे पास कि जी डॉक्टर साहब बच्चा बोल नहीं रहा, इसकी टंग टाई है, इसको काटू कर क्या काट दीजिए, तालू काट दीजिए, बट दैट डजंट हेल्प। आपको पूरा बच्चे को देखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन बच्चों को और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, टंग टाई की अकेले नहीं। एक कॉलर है फोन लाइन पर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी डॉक्टर साहब से ये मैंने पूछना है कि कोई लेडीज अगर लेट कंसीव करती है तो उसके ब्रेस्ट फीड में क्या कोई दिक्कत आती है? जी डॉक्टर स्नेहा। हाँ, लेट कंसीव करने से आजकल का अगर हम सिनेरियो देखें तो आजकल 30+ ही प्रेगनेंसी लोग प्लान कर रहे हैं, तो इसमें ब्रेस्ट फीडिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं आती है, अनलेस अनटिल ये आफ्टर 30 इयर्स के बाद हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेशियस प्रेगनेंसी हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहना पड़ेगा और हमेशा अपना चेकअप कराना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक बात है ब्रेस्ट फीडिंग की, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है अगर आपका ब्रेस्ट सारे निप्पल्स इवर्टेड है और उसमें कोई दिक्कत है, ब्रेस्ट फीडिंग आप आराम से अपने बच्चे को करा सकते हैं। डॉक्टर अनु, जब बच्चा जन्म लेता है तो आजकल कई तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। हाँ। कि थायराइड का टेस्ट हो रहा है, शुगर का टेस्ट हो रहा है, देन हियरिंग टेस्ट हो रहा है, लेकिन कुछ दूर दराज के इलाके, जब हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, वहाँ पर अभी इसको लेकर अवेयरनेस नहीं है। तो ये जो सारे टेस्ट हैं इनका क्या रोल है, और जो वो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं वो किस तरीके से ये सारे टेस्ट करवाएं? बिल्कुल भावना जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन रूरल फार फ्लंग एरियाज़ में रहती है, एंड ये टेस्ट ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जैसे अगर किसी बच्चे को जन्म से सुनाई नहीं देता है तो वो टेस्टिंग करने से अगर हम अर्ली उसका हियरिंग ठीक कर दें तो बच्चा बोलना भी टाइम से सीखेगा, क्योंकि बहुत बार बच्चा अगर सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, है ना। तो टेस्टिंग में ये बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चाहिए। वो छोटे हॉस्पिटल में भी ये जांचें हो सकती हैं, छोटी सी मशीन चाहिए। इनफैक्ट अगर हम जन्म पे इमीडिएटली ना कर पाए तो विद इन 1 month तो हम कर ही सकते हैं। दूसरी चीज़ ये जो आपने ब्लड टेस्ट की बात की, उसमें थायराइड का टेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि थायराइड बच्चे के मानसिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एंड प्रिवेंटेबल कॉज है ये मेंटल रिटार्डेशन का, सो उसको स्क्रीन करना बहुत एसेंशियल है। उसके बाद और 2-3 बीमारियां होती हैं जिसके लिए हम मेटाबॉलिक स्क्रीन कर सकते हैं नवजात शिशु में, लेकिन पहले थायराइड से शुरू करें, एंड जैसे जैसे थायराइड हमारी पूरी कम्युनिटी को पहुंचेगा उसके बाद हम CAH, गैलेक्टोसीमिया और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे वेस्ट में स्क्रीनिंग होती है, यहाँ भी शुरू करें। जी डॉक्टर स्नेहा, गाजियाबाद से एक कॉलर हैं दीपक जी। हेलो
नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए जल्दी से। हेलो हेलो, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप जल्दी से अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता था कि हाँ सर, ये पूछना चाहता था मैं कि जो माताएं जो ब्रीदिंग नहीं कराती हो, तो सर उनको कैंसर का खतरा जो है कितना, मतलब वो सेफ रहती है कैंसर खतरे से? जी शुक्रिया डॉक्टर स्नेहा। जैसा हम कह रहे थे, अगर ब्रेस्ट फीड कराते हैं बच्चे के लिए तो ये अमृत है ही, माँ को किस तरह के फायदे हैं और क्या कैंसर से भी प्रिवेंशन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है कि बच्चे के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसके हम फ़ायदे, इमीडिएट फ़ायदे और लॉन्ग टर्म फ़ायदे के रूप में हम इसे देख सकते हैं। अगर इमीडिएट फ़ायदा इसका देखें तो डिलीवरी के बाद जो रक्तस्राव होता है उसको भी कम करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में PPH बोलते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज को कम करने में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ ये आंकड़ों से पाया गया है कि भारत में 50% महिलाएं अनीमिया से ग्रसित है। वो चाहे प्रेग्नेंट वुमेन हो, चाहे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हो, उसमें भी वो 34% में पाया जाता है। तो ऐसी महिलाओं में बहुत ज़रूरी है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, क्योंकि अनीमिया के भी रिस्क ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएं करा रही है उसमें कम पाया जाता है। तो ये सारे इमीडिएट बेनिफिट्स है। साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट अप होती है, आप अपने बच्चे के साथ साथ खुद की भी इम्यूनिटी बूस्ट अप कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इसका देखें तो इसके ये है कि आपके लॉन्ग टर्म में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज क्रोनिक हार्ट डिजीज, ये सब होने में अगर जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनमें कम पाया जाता है। साथ ही साथ दीपक जी का प्रश्न था कि कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर को कम करने में बहुत ही हेल्प करता है। यानी बहुत से फायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि गैप आखिरकार क्यों है, तो एक भ्रांति तो डॉक्टर अनु आपने बताई थी कि अक्सर ओपीडी में माँ आके कहती है कि दूध ही नहीं आ रहा, लेकिन आपने कहा ये साइकोलॉजिकल है, एंजाइटी दूर करेंगे तो दूध आएगा। दूसरी भ्रांति हमने देखी है, कई बार माँ कहती है कि मैं दूध तो पिला रही हूँ लेकिन बच्चे का पेट ही नहीं भरता, फिर मैं उसको ऊपर से कुछ खिला दूं, ये कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। एंड माँ को कैसे पता कि बच्चे को दूध की जरूरत है? कि वो रोता है। रोने का एकमात्र कारण भूख नहीं होता है, बहुत सारे और भी कारण होते हैं कि बच्चा रो रहा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है गर्मी। आजकल हम लोग सोचते हैं कि नहीं, छोटा बच्चा है, एसी में नहीं रखना चाहिए, कूलर नहीं चलाना चाहिए। लेकिन देखिए, जहाँ पे 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, हम लोगों को पसीना आ रहा है, छोटा बच्चा भी तो डिस्कम्फर्ट में रहता है। सो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रखना, बच्चे को ड्राई रखना, ठीक से डायपर या लंगोट, जो भी माँ की प्रेफरेंस हो, ज़रूरी नहीं है कि हम डायपर यूज़ करें, हम लंगोट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को ड्राई रखना है, कंफर्टेबल रखना है। प्लस माँ को ये समझाना है कि देखिए, पहली बात तो ये, जब बच्चे आता है सबसे पहले हम वज़न करते हैं। एंड अगर हम माँ को समझाते हैं, देखो आप अभी जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, देखो आपके बच्चे का वजन बढ़ रहा है। एक तो माँ को डांटना नहीं है, जजमेंटल नहीं होना है। पहले माँ को जो अच्छा कर रही है उसके लिए प्रेज करना है, और जो वो नहीं कर पा रही है उसके लिए क्लोजिंग द गैप करना है, जो हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक का थीम है इसका। जी डॉक्टर स्नेहा, जल्दी से बस हमें ये पता चल जाए कि वो डाइट में क्या क्या शामिल करें माताएं कि उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छा हो जाए। और डॉक्टर अनु आपसे जानेंगे MCP कार्ड के बारे में। पहले डाइट, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट में हमारे लिए ज़रूरी है कि जो रोटी चावल के साथ साथ वो दाल, अंकुरित चने खाएं, क्योंकि उस समय कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या बढ़ जाती है। इसलिए उनको फाइबर होने चाहिए आपके डाइट में, अंकुरित चने, फल आप ले सकते हैं, साथ ही साथ हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में ले, साथ ही साथ दूध दही के प्रोडक्ट्स। कई बार ये भ्रांति है, कम्युनिटी में ये भ्रांति पाई जाती है कि नहीं, अभी तुरंत डिलीवरी हुई है, दूध नहीं लेना है, दही के प्रोडक्ट्स नहीं खाने, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हाई न्यूट्रिशियस डाइट ले सकते हो, और वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप न्यूट्रिशियस डाइट लोगे तभी आपका बच्चा तंदुरुस्त होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर शामिल करनी है अपने खाने में। जी डॉक्टर अनु, MCP कार्ड क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? MCP कार्ड मदर एंड चाइल्ड एक एज ए यूनिट माना गया है।
पहले क्या होता था, माँ की डिलीवरी एक जगह हो रही थी, बच्चे को कहीं और पैदा करके नर्सरी में ले जाते थे या कुछ। अभी आई थिंक रूमिंग इन का मतलब है कि जब बच्चा पैदा हुआ वो माँ के साथ ही रहेगा। सो मटर्नल एंड चाइल्ड केयर हैज बिकम वन यूनिट, एक यूनिट है, माँ और बच्चा अलग नहीं है, ये एक है। सो एमसीपी कार्ड एक हमारे नेशनल हेल्थ मिशन में सरकार द्वारा दिया हुआ एक कार्ड है, जो शुरुआती में ये आ जाता है कि ये मदर है, मदर की रजिस्ट्रेशन हो गई। उसमें हम बता रहे हैं कि मदर को हर ट्राइमेस्टर में क्या चेकअप होना चाहिए, क्या देखना चाहिए। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसमें ना डेवलपमेंट भी दिया हुआ है कि इस उम्र पे बच्चे को ये करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए। और साथ में इम्यूनाइजेशन भी है, साथ में खाने पीने का भी एडवाइस है। तो इट्स अ वेरी होलिस्टिक, आई थिंक अ वंडरफुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, द एमसीपी कार्ड। एंड ये कॉम्प्रिहेंसिवली बता देता है कि बच्चे की कौन सी इम्यूनाइजेशन, माँ का क्या डेवलपमेंट, एवरीथिंग। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि मदर और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हम घर में एक अच्छा वातावरण बनाएं ताकि दोनों की सेहत ठीक रहे और ये लुभावने ऐड से दूर रहें और ब्रेस्ट फीडिंग जो कि एक नेचुरल नरिशमेंट है उसके प्रति और सजग हों। आज कार्यक्रम में आके इस पर बातचीत के लिए डॉक्टर स्नेहा आपका, डॉक्टर अनु आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, बहुत थैंक यू। धन्यवाद।